निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी किया गया है। चुनाव तारीखों के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हो रही इस बैठक में झारखंड को लेकर बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में भी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। वहीं 14 सीटें गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। वहीं केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 13 नवंबर को वायनाड में मतदान होंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छोड़ी गई इस लोकसभा सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अपना चुनावी डेब्यू करेंगी। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक वायनाड लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। वहीं उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। लोकसभा चुनाव 2024 में वायनाड से दोबारा जीते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाद में इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी जीत हासिल की थी। उन्होंने दोनों में से रायबरेली सीट को ही अपने पास रखने का फैसला किया था। राहुल गांधी के वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली थी। कांग्रेस ने इस सीट से अपनी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उपचुनाव लड़ाने का फैसला किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया था कि राहुल गांधी की छोड़ी वायनाड लोकसभा सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव में उम्मीदवार बनेंगी। इस बात को लेकर अब वायनाड सीट पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ में 20 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की मीटिंग का विपक्ष ने बहिष्कार किया। कारण क्या था? कारण भी आपको बताते हैं। कमेटी को संबोधित करते हुए कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले लोगों की सूची पेश की, तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे ऊपर था। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक का विपक्षी दलों के सांसदों ने बहिष्कार करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मामला उठाया गया। सांसदों का कहना था कि समिति की कार्रवाई नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक नहीं की जा रही। कांग्रेस के गौरव गोगोई और इमरान मसूद, डीएमके के ए राजा, शिवसेना के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस बैठक का विरोध किया। अरविंद सावंत ने आरोप लगाया कि समिति के सामने पेश होने वाले लोगों को व्यक्तिगत आरोप लगाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि ये समिति के सिद्धांतों और नियमों के तहत नहीं था। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपेडी ने समिति के सामने 11 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन नेताओं का जिक्र किया गया था जिन पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। इस लिस्ट में अध्यक्ष खड़गे का नाम भी शामिल था, जिसका खास तौर पर विपक्षी दलों ने विरोध किया। वक्फ के 2.3 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने वाली मणिपेडी कमेटी की रिपोर्ट 26 मार्च 2012 को तत्कालीन सीएम सदानंद गौड़ा को दी गई थी। विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए अलग से बैठक की और कहा कि वे अपने अगले कदम पर विचार करेंगे। उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि वे लोकसभा अध्यक्ष से इस पूरे मामले की शिकायत कर सकते हैं। विपक्षी सांसदों के विरोध के बावजूद बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में चल रही समिति ने कार्रवाई जारी रही। बैठक के दौरान बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस भी देखी गई। वहीं जमीयत उलेमा-ए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने रविवार को दावा किया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश की जा रही है। इसका पर्दाफाश करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के खतरों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर गहन चर्चा के लिए अगले महीने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा।
जमीयत की तरफ से जारी एक बयान में मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत ने 1923 से 2013 तक वक्फ प्रॉपर्टीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए और हम उस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि इंसानियत के बुनियाद पर समानता और हमदर्दी की भावना को बढ़ावा देने, जमहूरियत को बनाए रखने और मुल्क के संविधान की रक्षा के लिए 3 नवंबर 2024 को दिल्ली में जमीयत उलेमा-ए हिंद का एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। 83 साल के बुजुर्ग मुस्लिम धर्म गुरु ने दावा किया कि वक्फ बिल की आड़ में वक्फ प्रॉपर्टी को जब्त करने की साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है, जिसका मकसद हमें इस कीमती विरासत से महरूम करना है। मदनी ने कहा कि 3 नवंबर को कॉन्फ्रेंस में इस बात पर गहन चर्चा की जाएगी कि ऐसी नाजुक हालात और खतरों से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए और आगे की राह के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। जमीयत चीफ ने इल्जाम लगाया कि सांप्रदायिक मानसिकता एक खास समुदाय को हाशिए पर धकेलने का असफल कोशिश और सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, कहने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कब आम आदमी से खास आदमी बनकर शीश महल में रहने लगे और हेलीकॉप्टर से यात्रा करने लगे, किसी को भी नहीं पता चला। दिल्ली में मुख्यमंत्री बंगले यानी शीश महल का विवाद थम नहीं रहा है। उपराज्यपाल ने बयान जारी कर आम आदमी पार्टी की नौटंकी बताया है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी को नया बंगला सौंप दिया। 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग के बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। मुख्यमंत्री आतिशी को अरविंद केजरीवाल का बंगला अलॉट हुआ। पीडब्ल्यूडी के मानदंडों के अनुसार 10 अक्टूबर को सभी सामान की सूची तैयार की। 11 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल के उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री आतिशी को बंगला आवंटित हो गया। बयान के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बंगले की चाबी और कब्जा 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी को सौंपा था। उपराज्यपाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी सरकारी संपत्तियों का मालिक है। सरकारी आवास को खाली कराने या आवंटित करने में प्रक्रिया का पालन होता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रक्रियाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। प्रक्रियाओं का उल्लंघन प्रथम दृष्टया जानबूझकर किया गया था। उपराज्यपाल दफ्तर से कहा गया कि मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित आवासीय परिसर 1905 वर्ग मीटर में निर्मित है और कैंप कार्यालय 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। इसकी तुलना में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों, मंत्रियों को टाइप 8 बंगले का निर्मित क्षेत्र केवल 460 वर्ग मीटर होता है। अन्य उपयोगिताओं के लिए अतिरिक्त क्षेत्र 100 वर्ग मीटर का होता है। उपराज्यपाल ने कहा कि बंगला सौंपे जाने के 48 घंटे में आप नेताओं और मुख्यमंत्री ने भी न केवल तय मानदंडों, प्रक्रिया और तथ्यों को तोड़ मरोड़ और लगातार उपराज्यपाल अभद्र टिप्पणी की, बल्कि पूरे देश के लोगों को भी इस विषय पर गुमराह करने का कुटिल प्रयास किया। उन्होंने उपराज्यपाल पर राजनीतिक उद्देश्यों का आरोप लगाते हुए अभद्र टिप्पणी की। बयान में कहा गया कि आप नेता अच्छी तरह से जानते थे कि आवास खाली करने या आवंटन की प्रक्रिया से उपराज्यपाल का लेना देना नहीं है। संबंधित एजेंसी पीडब्ल्यूडी संवैधानिक रूप से आप सरकार के नियंत्रण में है। उपराज्यपाल दफ्तर ने आगे कहा कि मामला प्रकाश में आने पर पता चला कि केजरीवाल ने बंगले की चाबी सीधे आतिशी को निजी कर्मचारियों के माध्यम से चोरी छिपे सौंपी थी। पीडब्ल्यूडी ने नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया तो आप नेता बैकफुट पर आ गए। इसलिए चाबी लौटाने और कब्जा सौंपने के साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल को दोषी ठहराने की कोशिश की। उपराज्यपाल के मुताबिक मुख्यमंत्री ने आवास आवंटित नहीं होने पर सड़क से काम करने का दावा किया था, लेकिन दिल्ली के लोगों को बताना भूल गई कि पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के ठीक बगल में 17 एबी मथुरा रोड पर एक बंगला आवंटित किया गया। इसके अलावा आईटीओ स्थित प्लेयर्स बिल्डिंग में सैकड़ों करोड़ों की लागत से पुनर्निर्मित एक 7 सितारा कार्यालय है। मुख्यमंत्री को काम करने के लिए आवंटित आवास के साथ साथ 7 सितारा कार्यालय भी था। उनको नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक तथ्य ये भी है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित आलीशान आवास के बिल्डिंग प्लान को अब तक दिल्ली नगर निगम की तरफ से मंजूरी नहीं मिली, इसलिए अब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया गया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। आजम खान की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया जिसमें रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सरकारी जमीन का पट्टा रद्द करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर
ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में 4 फरवरी 2015 की तारीख वाले पट्टे को रद्द करने की चुनौती दी गई थी। ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 18 मार्च 2024 को दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 31 मार्च 2023 को लिए गए सरकार के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यूपी सरकार ने जिस पब्लिक स्कूल की मान्यता को रद्द किया है वहां 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। इतना ही नहीं, यूपी सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकारी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई जमीन पर चल रहे स्कूल के छात्रों को वैकल्पिक उपयुक्त संस्थानों में प्रवेश मिले। सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना कोई कारण बताए यह फैसला लिया गया। हालांकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात की ओर इशारा करते हुए कि 2015 में लीज देने का फैसला तब लिया गया था जब आजम खान मंत्री थे। निजी ट्रस्ट को दिए जा रहे लीज की वैधता पर संदेह जताया, जिसके खान आजीवन सदस्य थे। सीजेआई ने फैसले को पढ़ते समय कहा कि ऐसे प्रतीत होता है कि आपके मुवक्किल वास्तव में शहरी विकास मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री थे और वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। उन्होंने जमीन एक पारिवारिक ट्रस्ट को आवंटित करवाई जिसके वे आजीवन सदस्य हैं और लीज शुरू में एक सरकारी संस्थापन के पक्ष में थी जो एक निजी ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। एक लीज जो सरकारी संस्थान के लिए थी उसे निजी ट्रस्ट को कैसे दिया जा सकता है? सिब्बल ने कहा कि उन्हें केस के फैक्ट से कोई दिक्कत नहीं। सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ता को उचित नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं इनमें से किसी पर विवाद नहीं कर रहा। मुद्दा यह है कि अगर उन्होंने मुझे नोटिस और कारण बताओ होते तो मैं इसका जवाब दे सकता था, क्योंकि आखिरकार मामला कैबिनेट के पास गया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने फैसला लिया। सीजेआई ने कहा कि मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से पद के दुरुपयोग को उजागर करते हैं और जब तथ्य इतने स्पष्ट हैं तो उचित नोटिस देने से इंकार करना कोई बड़ा उल्लंघन नहीं हो सकता। सीजेआई ने कहा कि यह पद का दुरुपयोग है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल खोलने की योजना सरकार द्वारा रद्द करने के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारिणी परिषद की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जिनका सार ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवताओं और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य की समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी प्रतिज्ञा ली थी, मगर आज के नवबौद्ध उनके मूल्यों से कोसों दूर है। अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नवबौद्धों में समानता और अहिंसा का कोई रूप नजर नहीं आता। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का हंगामा सबने देखा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जय भीम का नारा देने वाले नवबौद्ध रावण के लिए बाकी किसी और जाति की तो छोड़िए, दलित भी एकसमान नहीं, वो दलितों को भी एक नजर से नहीं देखते। ऐसा इसलिए क्योंकि हाथरस में हुई घटना को लेकर रावण की नौटंकी तो हम सब ने देखी, लेकिन क्या उसी राज्य के बलरामपुर में एक और दलित लड़की के साथ हुआ बलात्कार पर रावण का बयान, ट्वीट या विरोध प्रदर्शन देखने को मिला? नहीं ना, क्योंकि यहाँ आरोपित मीम थे और हाथरस में आरोपित ठाकुर थे। इसीलिए हाथरस पर संवेदनाओं और एकजुटता को बोरियों में भर भर कर उड़ेला गया, लेकिन वही बोरियां बलरामपुर की दलित पीड़िता के लिए खाली हो जाती हैं। खुद को अंबेडकर का अनुयायी बताने वाले नवबौद्ध यहाँ पर इसलिए चुप हो जाते हैं ताकि उनका जय भीम वाला संतुलन बना रहे और मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहे। इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के 18 वर्षीय दलित छात्र राहुल की मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम प्रसंग होने की वजह से मोहम्मद अफरोज और मोहम्मद राज ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर उस पर बर्बरतापूर्वक हमला किया। राहुल घायल अवस्था में ही अस्पताल पहुंचा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बलरामपुर और दिल्ली के आदर्श नगर की घटना ने दलित हितैषी कथित बुद्धिजीवियों को नंगा ही नहीं किया, बल्कि उदित राज, मायावती और चंद्रशेखर जैसे कथित दलित हितैषी नेताओं की भी पोल खोलकर रख दी। वे
मौन है क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपित ना तो स्वर्ण है और ना ही बीजेपी से उनका कोई कनेक्शन। जय भीम जय मीम के नाम पर दलितों के साथ होने वाले छलावे को यह मामला बेनकाब करता है, इसीलिए सबने चुप्पी साध रखी है। दोनों घटनाओं पर इनकी प्रतिक्रिया का अंतर यह भी बताता है कि कैसे मौकापरस्त गिरोह हमारे सामने किसी भी मामले को अपने एजेंडे के अनुसार पेश करता है, अपने नजरिए को ही अंतिम सत्य बताकर हम पर थोपने की कोशिश करता है। हाथरस मामले पर जिस सक्रियता से राणा अयूब जैसे कट्टरपंथी दलित विचारक और उनके हितैषी बन बैठे थे, वे सभी इस घटना पर मौन हैं। न किसी ने इस वाकये की निंदा की और न ही दलितों के भविष्य को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। कारण शायद सिर्फ एक ही था कि हाथरस में आरोपित स्वर्ण निकल कर आया था जो इनके एजेंडे के लिए फिट था, और दिल्ली में आरोपित मुस्लिम थे, इसलिए ये इनकी राजनीति के लिए फिट नहीं बैठता है। कई राज्यों में दलितों पर हुए अत्याचार जिसमें आरोपित मीम हो, उन विभत्स घटनाओं में भी आधुनिक दलित हितैषियों को साफ सूंघ जाता है। इनके मुंह से संवेदनाओं के दो शब्द भी नहीं निकलते। वहीं आरोपित यदि अगड़ी जाति का हो तो इनके लिए सामाजिक वैमनस्यता फैलाने, दंगे भड़काने और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का एक सुनहरा मौका बन जाता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।